बहुजन समाज पार्टी की सरकार में गरीबों का हित होता, गरीबों की सुनी जाती, और हमारा गरीब कार्यकर्ता अगर थाने में उस समय चला जाए, बहन जी मुख्यमंत्री बन के रहे लखनऊ में, और हमारा यहाँ का कार्यकर्ता थाने में चला जाए, तहसील में चला जाए, तो थानेदार उठ के खड़ा हो जाता था हमारे कार्यकर्ता को देख कर। वो जान जाता है कि ये बहुजन वाला है, और अधिकारियों में एक भावना बनती है, जो जितना गरीब है वो उतना बहन जी के करीब है। ये बात पैदा होती है, ये बहन जी की सरकार में होता है। और फूलपुर के अधिकांश पदाधिकारी यहाँ पे उपस्थित हैं। इनके अलावा और मंडल के जो हमारे जिले के पदाधिकारी हैं वो सब यहाँ पे मौजूद हैं। साथियों, बहुजन समाज पार्टी एक विचारधारा है। यह विचारधारा है, कोई गमले का पेड़ नहीं है कि अगर 1 महीना पानी नहीं पाएगा तो सूख जाएगा। तो ये विचारधारा है, और ये विचारधारा कभी मरने वाली नहीं है। जब तक ये धरती रहेगी तब तक ये बहुजन समाज का विचारधारा जीवित रहेगा। इसे कोई खत्म करने वाला पैदा नहीं हुआ। इसके पीछे तमाम संतों गुरुओं की कुर्बानी है। लगभग 120 महापुरुषों ने संघर्ष करके इस आंदोलन को खड़ा करने का काम किया था। बहुत सारे लोग थे, तथागत गौतम बुद्ध जी से लेकर के सदगुरु रविदास जी, सदगुरु कबीर साहब, गुरु नानक जी, पैगंबर मोहम्मद साहब, बिरसा मुंडा, तमाम लोग, कर्पूरी ठाकुर से लेकर के ललई सिंह यादव से लेकर के और तमाम लोगों ने विचारधारा को आगे बढ़ाने का काम किया। तमाम संतों गुरुओं ने ये विचार दे करके जो आज हम यहाँ तक आए हैं, ये उन्हीं की विचारधारा का प्रतिफल है। अगर उसका क्रमवार अध्ययन किया जाए तो लगभग 108 साल का इतिहास मानवर श्री कांशीराम साहब बताते थे। 108 साल का इतिहास वो 1848 से लेकर के 1956 तक। 1848 से संघर्ष शुरू किया महात्मा ज्योतिबा फूले ने, सावित्रीबाई फूले ने, और आदरिया फातिमा शेख ने। 1848 में पहली बार इस देश में शूद्रों को पढ़ने लिखने के लिए उन्होंने प्रेरित किया। 1848 से लेकर के उन्होंने 2 दर्जन से ज्यादा विद्यालय खोलने का काम किया, बड़ा संघर्ष किया। अंग्रेजों ने भी महात्मा फूले की बात को माना, और 1890 में महात्मा फूले जी हमारे बीच से चले जाते हैं, और 1890, 1891 को छोड़ करके 1892 में आदरणीय छत्रपति साहू जी महाराज कोल्हापुर के राजा बनते हैं। उन्होंने जो काम महात्मा फूले ने शुरू किया था, छत्रपति साहू जी महाराज ने उस काम को आगे बढ़ाना शुरू किया। उनके विद्यालयों को राज खजाना से अनुदान दिया, और अपनी रियासत में शूद्रों के लिए विद्यालय खोला, हॉस्टल खोला, शिक्षा के लिए शूद्रों को प्रेरित किया। और 26 जुलाई 1902 को
26 जुलाई 1902 को छत्रपति साहू जी महाराज जी ने कोल्हापुर में शूद्रों के लिए 50% आरक्षण दिया। पहली दफा 26 जुलाई 1902 को 50% शूद्रों को आरक्षण देने का काम किया और जिसका लाभ शूद्रों को बड़े पैमाने पर मिला। महात्मा फूले और साहू जी महाराज की संघर्ष के बदौलत अंग्रेजों ने फर्स्ट इंडिया एक्ट बनाया, प्रथम भारत अधिनियम बनाया 1919 में। ये अधिनियम बनाया, कानून बनाया, जिस कानून के तहत शूद्रों को अधिकार दिया गया, कानूनी अधिकार दिया गया कि शूद्रों को स्कूल में, विद्यालयों में पढ़ने लिखने का अधिकार होगा। 1919 में ये छत्रपति साहू जी महाराज और महात्मा ज्योतिबा फूले के संघर्ष के बदौलत। उसी बीच में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी पढ़ लिख जाते, उन्हीं के बदौलत पढ़ लिख गए। और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी इतना पढ़ा लिखा थे कि वो चाहते तो ऊंची से ऊंची कुर्सियों पर बैठ करके नौकरी कर सकते थे, लेकिन नहीं, उन्होंने कहा कि मुझे नौकरी नहीं करना है। और जो इस देश के असली मालिक हैं, जिनको चतुर चालाक व्यवस्था के कुछ लोगों ने गुलाम और लाचार बना दिया है, हमें फिर से उनको इस देश का हुक्मरान बनाना होगा। ये बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की सोच थी, जिस सोच के तहत बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने 1916 से लेकर के लगातार संघर्ष किया और वो 40 साल तक संघर्ष किए। और उन्हीं के संघर्ष के बदौलत अभी माननीय अखिलेश अम्बेडकर जी बता रहे थे, साइमन कमीशन आया था 1927 ईस्वी में इस शूद्रों की हालात की जांच पड़ताल के लिए। ये चौरसिया पिछड़ी जात के थे, लखनऊ के रहने वाले थे। सर छोटू राम पंजाब के रहने वाले थे, पिछड़े वर्ग के नेता थे। और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर दलित वर्ग के नेता थे। तीनों लोगों ने मिलकर के साइमन के सामने समाज को प्रेरित किया कि कहा कि जाओ साइमन के सामने अपनी हालात के बारे में चर्चा करो। लोगों ने चर्चा किया और आपको पता है इतिहास में 1927 में साइमन पहली बार लाहौर आया था। लाहौर में आया तो वहां पर उनको काले झंडे दिखाया गया था। लाला लाजपत राय ने, कांग्रेस के नेता ने लाहौर में साइमन को काला झंडा दिखाया। अंग्रेजों ने लाठीचार्ज किया और इतना डंडा लगाया कि एक हफ्ता में ही लाला लाजपत राय ऊपर चले गए। एक आदमी ऐसा जो हमारे अधिकार के लिए जान देने के लिए तैयार रहा। और मेरे साथियों, उनका नारा तो इतिहास में पढ़ाया जाता है, साइमन गो बैक, साइमन वापस जाओ। लेकिन साइमन ने जो कहा ये नहीं पढ़ाया जाता। साइमन ने कहा फर्स्ट कम फर्स्ट गो, जो पहले आया है पहले वो जाएगा। ये इतिहास की बात बहुत बड़ा संकेत है। ये यहाँ पे तमाम आक्रमणकारी आए और चले गए, लेकिन 4000 साल पहले आर्य लोग आए और यहीं रह गए। तो वही उन्होंने कहा, साइमन ने कहा फर्स्ट कम फर्स्ट गो, पहले जो आया है पहले वो जाएगा। अंग्रेज तो 2 साल हुआ है, 200 साल हुआ है, वो बाद में जाएगा। इतिहास में ये नहीं बताया जाता।
और उन्हीं के संघर्ष के बदौलत बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी, जी चौरसिया जी और सर छोटूराम जी, उनके संघर्ष के बदौलत साइमन ने सूची बनाई। एक सूची बनाई मैदानी इलाके में रहने वालों की, उनको अनुसूचित जाति कहा गया। दूसरी सूची बनाई जंगल और पहाड़ पर नदी नाले के किनारे रहने वालों की, उसे अनुसूचित जनजाति कहा। जो सूची बनी, उन सूची में जिनका नाम आया वो अनुसूचित जाति हो गए, अनुसूचित जनजाति हो गए। और जिनका नाम, जिन्होंने उस समय सर छोटूराम का साथ नहीं दिया, जी चौरसिया का साथ नहीं दिया, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का साथ नहीं दिया, जिन्होंने इन लोगों का साथ नहीं दिया, साइमन कमीशन के सामने अपनी बात को नहीं रखा, वही पिछड़ी जाति हो गई। वो पिछड़ गए, पिछड़ने के नाते से पिछड़ी जाति हुई। और मेरे साथियों, लम्हों ने खता की, सदियों ने सजा पाई। 1927 की गलती देश आजादी में चली जाती है, आजाद हो जाता है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी को संविधान बनाने का मौका मिलता है। 1819 बाबा साहब को जब संविधान बनाने का मौका मिला तो धारा 335 जो पुख्ता रूप से इस देश के एससी और एसटी को आरक्षण देने का काम करती है, ये संविधान में लिख दिया। क्योंकि उनकी गणना हो चुकी थी, लेकिन पिछड़ी जाति की गणना नहीं हो पाई 1927 में। इसके नाते से बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने धारा 340 लिखा संविधान में, और जिसके तहत कि इस देश में तमाम ऐसे लोग हैं जो आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए लोग हैं, उनको भी देश की मुख्य धारा में जोड़ने के लिए सुविधा मिलनी चाहिए। धारा 340 में लिख दिया। संविधान लागू होता 26 जनवरी 1950 को, और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने बहुत दबाव डाला प्रधानमंत्री जी के ऊपर, तब जाकर के 1953 में एक आयोग का गठन होता है। काका कालेलकर नागपुर के सांसद थे, कांग्रेस के सांसद थे, उनकी अध्यक्षता में आयोग का गठन हुआ। तो इसलिए उस आयोग का नाम काका कालेलकर आयोग रखा गया। और 2 साल के बाद उन्होंने जांच करके 1955 में रिपोर्ट दिया और कह दिया इस देश में 52% पिछड़ी जाति की आबादी है, उनकी ये विभिन्न जातियां हैं, ये शैक्षणिक रूप से, सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से पिछड़े हुए लोग हैं, इनको आरक्षण दिया जाना चाहिए। लेकिन 1955 में वो रिपोर्ट आई और उस रिपोर्ट के आधार पर पिछड़ी जाति को आरक्षण देना चाहिए था, किंतु कांग्रेस पार्टी ने पिछड़ी जाति को आरक्षण नहीं दिया, लगातार आरक्षण नहीं मिला। 1977 में जनता पार्टी का गठन हुआ। जनता पार्टी लोकसभा विधानसभा के चुनाव में गई, दोनों चुनाव एक साथ हुआ था, और इन्होंने मैनिफेस्टो बनाया था। जनता पार्टी ने मैनिफेस्टो में बनाया था कि अगर हमारी सरकार बनती है तो काका कालेलकर की आयोग की रिपोर्ट जो पिछड़ी जाति को 52% आरक्षण देने की सिफारिश करती है, उस आरक्षण को देने का काम करेंगे। चुनाव हुआ 77 में,
जनता पार्टी सरकार बन गई, श्री मोरारजी देसाई जी प्रधानमंत्री बन गए। पिछड़ी जात के सांसदों ने प्रधानमंत्री से रिक्वेस्ट किया कि मंडल काका कालेलकर की आयोग की रिपोर्ट को लागू किया जाए, किंतु काका कालेलकर की आयोग की रिपोर्ट लागू नहीं किया गया और श्री मोरारजी देसाई ने कहा कि काका कालेलकर की आयोग की रिपोर्ट पुरानी हो गई है, इसलिए बदलती परिस्थिति में नए आयोग की गठन की आवश्यकता है। और यह कहते हुए उन्होंने बिहार से पूर्व मुख्यमंत्री, मधेपुरा से तत्कालीन सांसद श्री बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल की अध्यक्षता में द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कर दिया और उन्होंने सन 80 में रिपोर्ट दिया। रिपोर्ट में उन्होंने 52% आरक्षण की वकालत किया पिछड़ी जात के आरक्षण के लिए। किंतु मेरे साथियों, वो ऐसा काल था, उसी समय चौधरी चरण सिंह भी प्रधानमंत्री बने, उसी समय चंद्रशेखर सिंह भी प्रधानमंत्री बने। ये किसान नेता कहे जाने वाले लोगों ने भी मंडल कमीशन की रिपोर्ट को लागू नहीं किया। 14 अप्रैल 84 को बहुजन समाज पार्टी बनती है। मानवर कांशीराम साहब ने, आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने एक नारा दिया और कहा, मंडल कमीशन लागू करो वरना कुर्सी खाली करो। मंडल कमीशन लागू करने के लिए 6 महीना दिल्ली के वोट क्लब पर धरना प्रदर्शन किया। मानवर कांशीराम साहब ने इस देश में मंडल कमीशन के बारे में जानकारी देने के लिए 4200 किलोमीटर साइकिल चलाया, 1000 सम्मेलन करने का काम किया और बड़ी बड़ी रैली करके देश को जगाने का काम किया। मंडल के समर्थन में माहौल खड़ा कर दिया और सन 89 में बहुजन समाज पार्टी किसी से कोई गठबंधन नहीं किया, अकेले अपने दम पर चुनाव लड़ी तो विधानसभा में उत्तर प्रदेश में 13 विधायक जीत गए और 3 सांसद जीत गए। श्री बीपी सिंह प्रधानमंत्री बन गए। श्री बीपी सिंह ने आदरणीय बहन जी से कहा कि आप सभी दल के लोग, कांग्रेस के अलावा सभी दल के लोग हमें समर्थन दे रहे हैं, आप भी समर्थन दीजिए और आपको भी हम मंत्री बना सकते हैं। आदरणीय बहन जी ने कहा कि हमें मंत्री नहीं बनना है, बल्कि हमारी जो शर्तें हैं उस शर्तों को आप पूरा कर दीजिए, हमारी आपकी सरकार को समर्थन रहेगा। पहली शर्त, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी को देश के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न की उपाधि से विभूषित किया जाए। नंबर 2, जो पिछड़ा वर्ग है, जो 52.5% की आबादी है, मंडल कमीशन की रिपोर्ट बताती है उस आधार पर पिछड़ी जात को 52.5% आरक्षण देने की वकालत करिए, सिफारिश करिए। मेरे साथियों, श्री बीपी सिंह ने दोनों शर्तों को माना। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी को 14 अप्रैल 1990 को भारत रत्न की उपाधि से विभूषित किया और 13 अगस्त 1990 को मंडल कमीशन की रिपोर्ट को लागू किया। मेरे साथियों, लागू हुआ, लेकिन 52% आरक्षण लागू नहीं हुआ, 27% आरक्षण लागू हुआ और आज तक भी आरक्षण कोटा पूरा नहीं हुआ। ना तो अनुसूचित जाति जनजात का और ना ही पिछड़ी जात का आज तक आरक्षण कोटा पूरा नहीं हुआ और कदम कदम पर चाहे कांग्रेस पार्टी हो
चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, इन लोगों ने बड़े पैमाने पर दलित और पिछड़े वर्ग के साथ नाइंसाफी किया है। जब मंडल कमीशन लागू हुआ तो पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी ने बड़े पैमाने पर दंगा कराया था, बड़े पैमाने पर बसें फूंकने का काम किया था, ट्रेनों को फूंक दिया गया था मंडल कमीशन के विरोध में। तो इसलिए मेरे साथियों, और केंद्र की सरकार से, श्री वीपी सिंह की गवर्नमेंट से भारतीय जनता पार्टी ने अपना समर्थन वापस ले लिया था और उनकी सरकार अल्पमत में आ गई थी, बाद में उनकी सरकार गिर गई। तो इसलिए मेरे साथियों, ये कभी भी दलितों और पिछड़ों के हित की बात नहीं करती। और आदरणीय बहन जी उत्तर प्रदेश में 4 बार मुख्यमंत्री रही हैं, तो 4 बार के मुख्यमंत्रित्व काल में उन्होंने गांव का विकास किया, उन्होंने शहरों का विकास किया, आरक्षण कोटा पूरा किया, बैकलॉग की भर्ती उन्होंने पूरा किया, तमाम नियुक्तियां निकाल करके, वांट निकाल करके बड़े पैमाने पर नौकरी देने का काम किया। और मेरे साथियों, इतना काम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने किया, उतना काम आज तक उत्तर प्रदेश में बनी किसी भी पार्टी की सरकार ने उतना काम नहीं किया। महापुरुषों का सम्मान किया, चाहे बैकवर्ड के समाज में पैदा हुए महापुरुषों, चाहे दलित शोषित समाज में पैदा हुए महापुरुषों, उनके सम्मान में उत्तर प्रदेश में बहुत काम किया। और मेरे साथियों, समाजवादी पार्टी की सरकार ने डॉक्टर अम्बेडकर स्मारक जो गोमती नगर में है, उस स्मारक को श्री मुलायम सिंह यादव ने कहा था ये अय्याशी का अड्डा है। और छत्रपति साहू जी महाराज अखिल भारतीय कुर्मी महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे 1919 वो कानपुर में आए थे। कानपुर के आगमन के उपलक्ष्य में मानवर कांशीराम साहब ने, आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने कानपुर विश्वविद्यालय का नाम छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय बनाया उनके सम्मान में। और लखनऊ के अंदर मेडिकल कॉलेज था, मेडिकल कॉलेज को विश्वविद्यालय का दर्जा देने का काम किया और अपने महापुरुष छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय लखनऊ बनाने का काम किया। तो श्री मुलायम सिंह ने कहा ये साहू माहू कौन है? जिनको अपने महापुरुषों के बारे में जानकारी नहीं होती वो इतिहास नहीं बना सकते। तो आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने उनके नाम पर सुल्तानपुर में अमेठी को छत्रपति साहू जी महाराज नगर बनाया, जिला बनाया। सदगुरु रविदास जी के नाम पर जिला पड़ोस में आपके बनाया भदोही में। सदगुरु कबीर साहब के नाम पर खलीलाबाद को जिला बनाया। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के नाम पर, जहां से मैं आता हूं, अम्बेडकर नगर जिला बनाया। महात्मा ज्योतिबा फूले के नाम पर जिला बनाया अमरोहा को। मां माया के नाम पर जिला बनाया हाथरस को। माता रमाबाई अम्बेडकर के नाम पर कानपुर देहात को जिला बनाया। मानवर कांशीराम साहब के नाम पर कासगंज को जिला बनाया। लेकिन ये सब जिला खत्म करने का काम समाजवादी पार्टी की सरकार ने किया। मेरे साथियों, समाजवादी पार्टी ने हमेशा बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का अपमान किया है और आज वो बाबा साहब का फोटो लेकर नजर आते हैं, बाबा साहब के संविधान की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश में संविधान का राज था, संविधान के तहत आदरणीय बहन जी ने तमाम जिलों का नाम दिया था, तो उसी संविधान के तहत बनाया था। लेकिन समाजवादी पार्टी ने उसी संविधान का उल्लंघन करके उन जिलों का नाम मिटाने का काम किया था। तो इसलिए मेरे साथियों, बहुजन समाज पार्टी की सरकार में गरीबों का हित होता है,
गरीबों की सुनी जाती। और हमारा गरीब कार्यकर्ता अगर थाने में उस समय चला जाए, बहन जी मुख्यमंत्री बन के रहे लखनऊ में, और हमारा यहाँ का कार्यकर्ता थाने में चला जाए, तहसील में चला जाए, तो थानेदार उठ के खड़ा हो जाता था हमारे कार्यकर्ता को देख कर। वो जान जाता है कि ये बहुजन वाला है। और अधिकारियों में एक भावना बनती है, जो जितना गरीब है वो उतना बहन जी के करीब है। ये बात पैदा होती है, ये बहन जी की सरकार में होता है। और इसलिए मेरे साथियों, तमाम बातें हो चुकी हैं मंच से। आदरणीय बहन जी जो भी काम करती, जो भी निर्णय लेती हैं, समाज के हित में, पार्टी के हित में निर्णय लेती हैं। इसलिए तमाम अनुभव है, तमाम अनुभव के आधार पर यह कहा जा सकता है कि गठबंधन में हमारा वोट तो जिसको बहन जी ने कह दिया, गठबंधन को कह दिया तो उसे पड़ जाता है। लेकिन गठबंधन के लोगों का वोट बहुजन समाज पार्टी को नहीं पड़ता है। वो तो केवल हमसे लाभ ले लेते हैं, लेकिन बसपा को लाभ पहुंचाने का काम नहीं करते हैं। इसलिए मेरे साथियों, हमारा कोई एमपी नहीं जीता, इससे हताश होने की जरूरत नहीं है। 2007 में विधानसभा के चुनाव में यही भारतीय जनता पार्टी के विधानसभा में 7,000, 5,000, 12,000, 15,000 वोट मिला था। चाहे 7 का विधानसभा हो, चाहे 2012 का विधानसभा हो, उस विधानसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के विधानसभा के उम्मीदवारों को 7,000, 5,000, 15,000, 20,000 वोट मिला था। लेकिन आज भी बहुजन समाज पार्टी के सांसदों का वोट 1.5 लाख, 2 लाख, 2.25 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख वोट आज भी बहुजन समाज पार्टी को मिला है। लगभग हर अधिकांश विधानसभाओं में बहुजन समाज पार्टी का वोट भारी मात्रा में आज भी है। तो जिस तरीके से हमें सबक लेना चाहिए, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने 5,000 से वोट बढ़ा करके 1 लाख करने का काम किया है, उसी तरीके से हमें और आपको मिलकर के आने वाले दिनों में अपना वोट बढ़ा करके जब भी विधानसभा का चुनाव हो, भारी मतों से जिता करके अपने उम्मीदवारों को भारी मतों से जिताना होगा और उत्तर प्रदेश में अपनी सरकार बनानी होगी। बहुत सारी बातें हैं। जितना और समय मिलेगा फिर बात किया जाएगा। आज हम लोगों ने एक तरीके से मंडल के साथियों को फूलपुर विधानसभा में बुला करके या परख रहे थे कि हमारे फूलपुर के साथियों में कितना करंट है। लेकिन साथियों, मुझे पूरा भरोसा है कि ये करंट 440 वोल्ट वाला है। जो भी छुएगा झटका मारेगा, इसलिए सतर्क रहने की जरूरत है। और हौसले के साथ जब भी उपचुनाव की घोषणा होगा, हम लोग यहीं पे घूम घूम के रहेंगे और अपना विधायक का उम्मीदवार भारी मतों से जिताएंगे और बहन जी की झोली में पहुंचाने का काम करेंगे। तो जुल्म देखा तो शहंशाहों की हस्ती में, खुदा देखा तो गरीबों की बस्ती में। इन शब्दों के साथ जय भारत, खुदा।